नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एनायोस बायोलॉजी के प्रथम अध्याय की। इस अध्याय का शीर्षक है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। हम इस अध्याय को न केवल संकल्पना स्पष्ट करने के लिए पढ़ेंगे बल्कि इम्तिहान आधारित मुद्दों के अनुसार चर्चा भी करेंगे। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि जीवन की उत्पत्ति को वैज्ञानिक ढंग से समझना तथा 1.5 करोड़ उपजीव प्रजातियों को वर्गीकृत करना ताकि उनका आसानी से अध्ययन किया जा सके। जीवन की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली रही है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने जीवन की उत्पत्ति समझाने के लिए कई संकल्पनाएं दी और इनमें से कई संकल्पनाएं प्रयोगशाला में प्रयोगों के आधार पर उचित साबित हो चुकी है। इन्हीं सिद्धांतों को हम इस अध्याय में विस्तार पूर्वक समझेंगे तथा वैज्ञानिक संदेहवाद को मद्देनजर रखते हुए इन प्रयोगों का वादिक विश्लेषण करेंगे। इसी के साथ इसी अध्याय का दूसरा चरण जैव विविधता तथा इसके वर्गीकरण से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर लगभग 1.5 करोड़ प्रजातियों का उद्भव हो चुका है, लेकिन इनमें से केवल 20 लाख प्रजातियों की ही पहचान की जा सकी है। हर प्रजाति का अकेले विश्लेषण करना कठिन काम है। इसी के चलते इन प्रजातियों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण करने से विभिन्न प्रजातियों का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। पृथ्वी की उम्र 4 से 5 अरब वर्ष आंकी गई है और 3.5 अरब वर्ष पूर्व प्रथम जीवन के निशान मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो पहले चर्चा करते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की कि पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कैसे हुआ और उद्भव होने के बाद विभिन्न प्रकार के जीवों का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव कैसे हुआ। इस विषय में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं दी है, जैसे कि स्वतः जनन सिद्धांत, जो आज केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिक इतिहास के पन्ने का हिस्सा बनकर रह चुका है। पर अन्य सिद्धांत जैसे कि रसायन संश्लेषित सिद्धांत न केवल एक प्रशंसनीय परिकल्पना है बल्कि प्रायोगिक रूप से उचित साबित हो चुकी वैज्ञानिक उपलब्धि है। आज से करीब 5 अरब वर्ष पूर्व जब हमारी धरती रवि से अलग हुई तब वह केवल एक आग का धड़कता हुआ गोला थी। धरती के इतने ऊंचे तापमान, घट और विषालु रूप वातावरण में जीवन पनपना असंभव था, परंतु विभिन्न प्रकार के रसायन इतने ऊंचे तापमान में भाप में तब्दील हो गए। शुरुआत के दौर में कई सारी धातुएं भी कहीं प्रवाही तो कहीं वायु के रूप में तब्दील हो गई, लेकिन ऊंचे तापमान पर रसायनों के बीच अभिक्रियाओं का दर कई गुना बढ़ जाता है। लगातार एक रसायन की दूसरे रसायन से रासायनिक अभिक्रियाएं होती रही और यह सिलसिला कई सदियों तक चलता रहा। इस अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जल की उपज हुई। जल की उपज होना पृथ्वी के इतिहास में एक महत्व की उपाधि है, क्योंकि जल का जीवन से सीधा नाता रहा है। परंतु जीवन के लिए केवल जल काफ़ी नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़कर जीवन का आधार कोशिकाओं पर है, परंतु कोशिकाएं बनने के लिए पूर्व परियोजित वस्तुओं के तौर पर अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट्स जैसे यौगिकों की ज़रूरत थी। इनका बनना कोशिकाओं के बनने की पहली कड़ी थी। पृथ्वी पर जल के निर्माण से जल चक्र की शुरुआत हुई, जिसके तहत जमीन पर पथरा हुआ पानी ऊंचे तापमान की वजह से वाष्प में तब्दील होकर बादलों की रचना करता एवं ठंडा पड़ते ही बूंदों स्वरूप जमीन पर गिरता, पर जमीन तक पहुंचने से पहले ही जमीन की गर्मी सोखकर वापस बादल बनने के लिए उड़ जाता। इस तरह लगातार जल चक्र के चलने से पानी जमीन पर गिरने लगा, लेकिन तपती हुई जमीन पर यह पानी ने गर्म सोतों की रचनाएं की और इन्हीं गर्म सोतों में रहे रसायन जैसे कि अमोनिया, जल वाष्प, हाइड्रोजन और मीथेन तड़तड़ती हुई बिजली के दबाव में आकर रासायनिक अभिक्रियाएं करने लगे। यह रासायनिक अभिक्रियाओं का ही नतीजा था कि महायौगिक रसायन जैसे कि अमीनो अम्ल, नाइट्रोजन, शर्करा एवं वसा अम्लों का निर्माण हुआ और इन्हीं के रस संयोजनों से प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ।
प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल जीवरस तथा कोशिका पटल का महत्व का हिस्सा है। इस तरह से उष्ण दबावित तापमान तथा बिजली कड़ाके के वातावरण में एक अकस्मातिक रूप से यौगिक पदार्थों की रचना हुई। यह यौगिक पदार्थ के समूह चर्बी की सतह से गिर गए और प्रथम सजीव जिसे कोएसर्विड्स या जिन्हें हिंदी में सहपुंजित भी कहते हैं, वह अस्तित्व में आए। कहने को तो यह सजीव माने जाते हैं, लेकिन इनमें आधुनिक जीवों जैसी कोई लाक्षणिकताएं नहीं होती। वह केवल जटिल रासायनिक अभिक्रिया का ही नतीजे थे। परंतु समय के अनुसार इन कोएसर्विड्स के ढेरों ने अपने आप को वातावरण के अनुकूलित किया और अपने पर्यावरण से स्रोतों का उपयोग करना सीखा। इस अनुकूलन को हासिल करने के लिए बदलाव किए गए और ये बदलाव को कर्म विकास का नतीजा कहा जाता है। ये कर्म विकास ही था जिसने केवलाक्षी से ना दिखने वाले जीवाणु को जीव विज्ञान का अभ्यास करने वाले मनुष्य में रूपांतरित कर दिया। इस वीडियो के अगले भाग में हम इसी पाठ्यक्रम को जारी रखेंगे तथा यूरी और मिलर के प्रयोगों की सैद्धांतिक जांच करेंगे एवं क्रम विकास के बारे में सविस्तार सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि NIOS बायोलॉजी के नए अध्याय को इसी तरह रसप्रद संकल्पना के साथ समझ सके और बोर्ड एवं मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सके। इस अध्याय के आखिरी पार्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस चैप्टर की पॉइंट वाइज लिखी हुई नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसे कि आप एग्ज़ाम्स के समय रिवीजन में उपयोग में ले सके। इस चैप्टर का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल खोलें और NIOS बायोलॉजी हिंदी के नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट को विज़िट करें। धन्यवाद।